हेलो एवरीवन। आज हम एथेनिसिटी या निर्जातिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। चाहे बीए में हो, चाहे एमए में हो, चाहे नेट में या सिविल सर्विसेज में हो, तो इसको आप बड़े ध्यान से करना। एथेनिसिटी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के इथोनोस से बना है, इथनोस से बना है। नोस का मतलब यह है नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र। तो इसका मतलब ये हुआ भी एक देश के आधार पर लोगों की एक अलग पहचान बन जाती है, और वो पहचान के आधार पर उनका एक समूह बन जाता है जो कि दूसरों से अलग दिखता है। जैसे हम कहेंगे भारतीय, मतलब भारतीय लोगों का समूह हो गया। अमेरिकन, अमेरिका के लोगों का समूह हो गया। तो उसके आधार पर जो एक समूह बनता है उसी को हम इथेनिसिटी कहते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये जो इथेनिसिटी है ये समय और स्थान सापेक्ष होती है। तो इसको आप एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे। ये जैसे मान लीजिए जींद और उसका कैथल का मैच चल रहा है क्रिकेट का। तो जींद के बच्चे हैं वो किस टीम का पक्ष करेंगे? वो जींद की टीम का पक्ष करेंगे। तो यहाँ पर वो क्षेत्रीय आधार पर इथेनिसिटी है। ग्रुप समूह अपने आप बन गया क्षेत्र के आधार पर, अपने अपनत्व की भावना उनके आधार पर आ गई, इसीलिए वो दूसरे पक्ष है उसका विरोध करने लगे और एक पक्ष का समर्थन करने लगे। अब यही मैच यदि हरियाणा और दिल्ली के बीच में चल रहा है, तो जो कैथल और जींद वाले जो समर्थक है वो किसका फेवर करेंगे? वो हरियाणा की टीम का फेवर करेंगे। तो यहाँ पर जो इथेनिसिटी समूह है वो किसके आधार पर बन गया? निर्जातिक समूह। वो किसके आधार पर बना? वो बना राज्य के आधार पर। लेकिन जब मैच चल रहा हो भारत और पाकिस्तान का, तो चाहे कैथल के हो, चाहे जींद के हो, चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, सभी हम मिलकर किसका पक्ष करेंगे? हम पक्ष करेंगे भारत का। तो वहाँ पर जो इथेनिसिटी है वो किसकी बन गई? भारतीय बन गई हमारी एक। तो ये समय स्थान के अनुसार अपना बदलता रहता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण और बताते हैं आपको भी। जैसे मान लीजिए कोई पंजाबी है और वो पंजाबी व्यक्ति है, वो हरियाणा के अंदर आएगा, तो उसकी पहचान है वो पंजाबी व्यक्ति के आधार पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उसका पंजाबी के आधार पर एक इथेनिसिटी समूह बन गया। लेकिन वो जब महाराष्ट्र जब वो चला गया, मान लीजिए वो व्यक्ति अमेरिका चला गया और अमेरिका में कोई दूसरे भारतीय से मिलता है, तो वो वहाँ पर जो समूह बनेगा उसका, वो राज्य के आधार पर या भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि वो किसके आधार पर बनेगा? वो राष्ट्र के आधार पर एक समूह बन गया उनका। लेकिन यही जब मान लीजिए उनको कोई चाइनीज व्यक्ति मिल जाता है, कोई श्रीलंका का व्यक्ति मिल जाता है कोई, तो फिर वो जो उससे लगाव होगा वो किसके आधार पर होगा? जैसे वो कहेंगे भी हमारे एशिया महाद्वीप का है, तो इसका मतलब वो लगाव होगा वो किसके आधार पर होगा? वो होगा एशियाई महाद्वीप के आधार पर। तो ये जो समूह होता है, किसी विशेष पहचान के आधार पर लोगों का एक समूह बन जाता है, और वो अन्य जो समूह उनसे अलग दिखता है तो उसको हम कहते हैं निर्जातिक समूह। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर समान भाषा, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर लोगों का एक समूह जो अन्य समूह से अलग दिखता है, अपने आप को अन्य समूह से वो अलग दिखता है या मानता है, तो उसको हम निर्जातिक समूह कहेंगे। जैसे हम अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के दो समूह हैं। तो श्वेत लोग हैं वो किसके आधार पर अलग मानते हैं अपने आप को? रंग के आधार पर। और अश्वेत किसके आधार पर? रंग के आधार पर ही। तो यहाँ पर क्या हुआ? वो जो एक समूह है वो अपने आप को दूसरे समूह से अलग दिखा रहा है, किसके आधार पर? एक रंग के आधार पर। तो जो श्वेत है वो क्या बन गया? एक निर्जातिक समूह बन गया। और अश्वेत है वो भी क्या बन गया? एक निर्जातिक समूह बन गया। तो निर्जातिक समूह आप समझ गए होंगे। जैसे हम यदि भारत की बात करें तो एक जाति के आधार पर मान लीजिए कोई समूह बन गया, तो जैसे निम्न जाति है तो निर्जातिक समूह हो गया, उच्च जाति है तो फिर निर्जातिक समूह हो गया। हिंदू है वो धर्म के आधार पर निर्जातिक समूह हो गए, और मुस्लिम है वो धर्म के आधार पर निर्जातिक समूह हो गए। इसका मतलब एथेनिसिटी का मतलब क्या हुआ? अपनी एक पहचान बनाना, एक अलग पहचान बनाना, अपनी विशेषता, समान विशेषताओं के आधार पर एक अलग पहचान बनाना अपनी, उसको हम कहते हैं निर्जातिक समूह। अब यहाँ पर आप देखिएगा निर्जातिक समूह की पहचान किसके आधार पर होगी? इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो भाषा के आधार पर निर्जातिक समूह हो सकते हैं, जैसे मराठी भाषा बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, हरियाणवी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले। तो जैसे पंजाबी बोलने वाले हैं तो उनमें अपनी अलग पहचान मिलेगी, उनमें एकता होगी। उसी तरह से हिंदी भाषा बोलने वाले, उनमें एकता होगी। तो दूसरी पहचान उनकी क्या होगी? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार का मतलब ये हुआ जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं उनमें अलग एकता होगी, क्योंकि उनके धार्मिक रीति रिवाजें, परंपराएं उनके आधार पर वो एक हैं, निर्जातिक समूह है। इसी तरह से मुस्लिम यदि है तो वो भी धर्म के आधार पर अलग निर्जातिक समूह होगा। सिख है वो अलग निर्जातिक समूह हो गए, ईसाई है वो अलग निर्जातिक समूह हो गए। आप ये बात समझ गए हैं। इसके बाद है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर का मतलब एक तो उच्च जाति होगी,
जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिक है। एक निम्न जाति होगी जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान उसके मुकाबले में कम है। तो इन दोनों के अलग अलग समूह बन गए। जैसे हरियाणा में एक आंदोलन हुआ था जाट और नॉन जाट के बीच में, तो वो किसके आधार पर था? जातीय आधार पर था। एक उच्च जाति मानी और दूसरी को निम्न जाति, इसके आधार पर। इसी में हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। क्षेत्र के आधार पर का मतलब हो गया एक क्षेत्र विशेष को महत्व देना। जैसे हरियाणा के लोग या उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग, तो एक क्षेत्र के आधार पर एक अलग समूह बना लिया जाता है, तो उसको निर्जातिक समूह क्षेत्र के आधार पर कहते हैं। जैसे उत्तरी भारत के लोग हैं, उत्तरी भारत के लोग कौन से निर्जातिक समूह में आएंगे? क्षेत्रीय। उसकी पहचान किसके आधार पर होगी? क्षेत्र के आधार पर होगी। यदि कोई पंजाबी भाषा बोलता है तो उन लोगों का समूह, उसकी पहचान किसके आधार पर होगी? भाषा के आधार पर। हिंदू धर्म को मानने वालों की पहचान धर्म के आधार पर। और उच्च या निम्न जाति ये इसके आधार पर होगी। इसके बाद है राष्ट्र के आधार पर। एक राष्ट्र की पहचान कैसे होगी? जैसे हम भारतीय हैं, या फिर पाकिस्तानी है कोई, या फिर अमेरिकन है, या फिर श्रीलंकाई है। तो इस राष्ट्र के आधार पर जब लोगों का एक समूह बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय निर्जातिक समूह। तो निर्जातिक समूह की पहचान के ये तत्व हैं, इनको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं निर्जातिकता या निर्जातीयता, ये क्या चीज़ है? इसमें आप देखिएगा, जैसे हमने कहा भी दो समूह बन गए, एक अमेरिका के अंदर श्वेत और एक अश्वेत। जब एक समूह के लोग अपनी सामाजिक विशेषताओं के आधार पर दूसरे को अलग मानते हैं और उसके साथ सामाजिक भेदभाव करते हैं तो उसको हम कहते हैं नरीजातिकता। भी एक समूह द्वारा दूसरे समूह को अपने से अलग मानकर उसके साथ भेदभाव करना, उत्पीड़न करना, शोषण करना निर्जातिकता कहलाता है। जैसे अमेरिका के अंदर जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेत लोग हैं, उनके प्रति उनका नज़रिया नकारात्मक है, उनका वो शोषण और उत्पीड़न करते हैं। यही कारण है कि हालिया में वहाँ पर दंगे फसाद इसी वजह से हो रहे हैं। तो वो किसका कारण रहा? उसे हम क्या कहेंगे? निर्जातिकता कहेंगे। और जैसे हम यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जाट और नॉन जाट का जो एक आंदोलन चला था तो उसमें दो समूह हो गए थे। एक समूह कौन सा हो गया? निर्जातिक समूह जाट, और दूसरा समूह कौन सा हो गया? निर्जातिक समूह नॉन जाट। अब सामाजिक भेदभाव का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक जो वर्ग है वो अपने आप को उच्च समझेगा और दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, या दूसरे वर्ग है उसके जो अधिकार या हक है उस पर हनन करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं निर्जातिकता भी। जैसे हिंदू और मुस्लिम के अंदर हम देखते हैं भी, जो समुदाय के लोग हैं वो अलग निर्जातिक समूह है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अलग निर्जातिक समूह है। जब इनमें से एक समूह दूसरे समूह का शोषण करने लग जाए सामाजिक विशेषता के आधार पर तो इसको हम क्या कहेंगे? निर्जातिकता। सरल शब्दों में यदि हम इसको और एक्सप्लेन करें तो निर्जातिक समूह सामाजिक अपनी जो विशेषताएं हैं उनको सामाजिक भेदभाव का आधार मानकर एक समूह द्वारा, निर्जातिक समूह द्वारा जब दूसरे निर्जातिक समूह का शोषण किया जाता है तो उसको नरीजातिकता या नरीजातीयता कहेंगे। दोनों में अंतर समझिएगा। एक नरीजातिक समूह होता है जैसे धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम, और जब ये दो समूहों के बीच में टकराव होता है या एक समूह दूसरे समूह का शोषण करता है उसको हम निर्जातिकता कहेंगे। निर्जातीय समूह सामान्य विशेषताओं के आधार पर एक बना हुआ समूह, और निर्जातीयता दो या दो से अधिक समूहों, जब एक समूह दूसरे समूह का शोषण करता है सामाजिक भेदभाव के आधार पर उनका उत्पीड़न करते हैं तो उसको हम कहेंगे निर्जातीयता। अब आप देखिए निर्जातीयता के निर्धारक तत्व कौन से होंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे? एक तो होता है जैविक तत्व। जैविक तत्व का मतलब हो गया जो बायोलॉजिकल है, जो जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे चाइना के लोग हैं उनका जैविक तत्व के आधार पर हम कहेंगे चाइना के लोग हैं, उनके छोटे छोटे कद के, मीची मीची आँखों के, इसका मतलब वो उनके जैविक तत्व है। इसी आधार पर यदि हम नेपाली लोगों को देखें तो उनका चौड़ा चेहरा मिलेगा, गोल चेहरा मिलेगा, चौड़ा माथा मिलेगा, बड़ी बड़ी आंखें मिलेगी। तो ये क्या है? जैविक तत्व है, और उनको हम देखते ही पहचान जाएंगे भी ये कहाँ का रहने वाला है। सांस्कृतिक तत्व का मतलब हो गया उनका रहन सहन, खान पान या उनकी कल्चर कैसी है। जैसे सर पर पग बांधे हुए यदि कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब हम पहचान जाएंगे भी पंजाबी है ये, तो वो कौन सा हो गया? सांस्कृतिक तत्व हो गया उनका। और उसी इसके अलावा सांस्कृतिक तत्व में पहनावा भी आता है। जैसे गाड़िए लोहार राजस्थान के अंदर आते हैं तो उनकी औरतें देखो घाघरा वगैरह पहने हुए होती है, ऊपर कुर्ता पहने हुए, हाथों में बहुत सारे कंगन, पाँव में भी बहुत सारे कंगन, ये सांस्कृतिक तत्व है उनके। तो और तीसरा हो गया मनोवैज्ञानिक तत्व। मनोवैज्ञानिक तत्व का मतलब हो गया मानसिक रूप से एकता स्थापित करना।
किसके साथ स्थापित करना, जो समूह समान है। जैसे हमने उदाहरण लिया था, अभी भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो वहाँ पर समूह समान भारतीय जो है वो भारत का समर्थन करेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से एक हुए, क्योंकि उनकी समानता है आपस में। तो वो सचेत या जागरूक होकर समानता के आधार पर मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में एकता स्थापित करते हैं और समूह के साथ अपना संबंध स्थापित वो करते हैं। तो इसके निर्धारक तत्वों में जैविकीय तत्व, सांस्कृतिक तत्व और मनोवैज्ञानिक तत्व। अब इसके बाद भारत का संविधान और नरजातिकता समूह। भारत के संविधान ने नरजातीय समूह है, इसके लिए क्या किया है, भारतीय संविधान में इनके लिए क्या किया है। देखिए, जब भारतीय संविधान लागू किया गया था और जब भारतीय संविधान बनाया गया था, तो इन जो नरजातीय समूह है इन पर विशेष ध्यान दिया गया था, भी इनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। और इसी की कड़ी में देखिए, आर्टिकल 14 है संविधान की, धारा 14, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। जो संविधान की धारा 15 है, धारा 15 क्या कहती है, भी किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी निर्योग्यताओं या पाबंदियों, किसी भी तरह का इस तरह से भेदभाव किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा, या इनके साथ असमानतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आर्टिकल 17 क्या कहता है, भी जो छुआछूत या असभ्यता है उसको इसने अवैध घोषित किया, मतलब जो निम्न जाति है उनको अछूत समझना या उनके साथ सामाजिक भेदभाव करना, निर्योग्यताएं या पाबंदियां उन पर लागू करना कानून अपराध है। इसी तरह से आर्टिकल 29A क्या कहता है, ये नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी देता है। भी प्रत्येक नागरिक है उसको अपनी भाषा की, संस्कृति की सुरक्षा का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी एथनिक ग्रुप से हो, निर्जातिक समूह से हो। 30A धारा है वो क्या कहती है, भाषाई या धार्मिक जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं, उसमें जो सरकार है वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। और एक इसके अंदर जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, तो ये भी नरजातिक समूह उसको समान अधिकार देने के लिए भी इसकी स्थापना की गई है, मतलब सरकार है वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, सभी धर्म उसके लिए समान है। तो ये नरजातिक समूह है, इनमें कुछ कई बार आरक्षण भी दिया गया था, तो इनके आरक्षण देने का जो निम्न समूह या शोषित समूह थे उनको आरक्षण देने का कारण या उद्देश्य एक था, भी वो जो उच्च समूह है उनके बराबर उनको अधिकार दिलाया जाए। इसके बाद हम करते हैं भी जो नरजातिक संघर्ष है, इसमें किस किस आधार पर संघर्ष होते हैं। एक होगा भाषाई आधार पर संघर्ष। भाषाई आधार पर संघर्ष का मतलब ये हुआ जैसे तमिल बोलने वाले और मराठी भाषा बोलने वालों के बीच में संघर्ष, या बहुत बार असम के अंदर भी भाषा के आधार पर बहुत सारे दंगे हुए हैं। और जब हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने की बात आती है, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करने की बात आती है, तो उत्तरी भारत वाले उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये भाषा के आधार पर नृजातिक समूह बने होते हैं और उनमें आपस में टकराव शुरू हो जाता है, तो उसको हम भाषाई संघर्ष कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जातीय संघर्ष का मतलब होता है जब जातीय आधार पर समूह बन जाते हैं और उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल लिया था हमने, जाट और नॉन जाट का, तो वो जातीय आधार पर समूह बने और उन समूहों के आधार पर दंगे फसाद हुए, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, दोनों तरफ से पूरी बदनामी भी हुई, मतलब एक कलंक लगा हमारे स्टेट के ऊपर, एक मानवता के ऊपर। तो वो जो संघर्ष है वो किसके आधार पर हुए, जातीय संघर्ष। अब ये संघर्ष होते क्यों हैं, तो इसमें दो जो नरजातिक समूह है उन दोनों को ये लगता है भी दूसरा जो समूह है वो उसके अधिकार है वो छीनने का कष्ट कर रहा है या उसको दबाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तब उन दोनों जो समूह है वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या अपना प्रभाव दिखाने के लिए आपस में टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हम संघर्ष कहते हैं। वो नृजाति की संघर्ष के क्षेत्रीय संघर्ष। क्षेत्रीय संघर्ष का मतलब होगा क्षेत्र के आधार पर संघर्ष होना। जैसे बहुत बार यूपी और हरियाणा के किसानों में आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर उत्तरी भारत के जो कामगार हैं उनकी या मजदूर जाते हैं उनकी बहुत बार पिटाई भी की गई। उत्तरी भारत के लोगों को भी महाराष्ट्र के अंदर न घुसने दो, इस तरह के जो बातें या आंदोलन चले राजनीति के लोगों के द्वारा, तो वो सब क्या थे, क्षेत्रीय आधार पर संघर्ष थे। धार्मिक संघर्ष काफ़ी विकराल रूप धारण कर किया है भारत में। जैसे अंग्रेज़ों के समय में धार्मिक रूप है वो काफ़ी विकृत हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई थी। इससे पूर्व में जब मुस्लिम शासक भारत में आए थे तो उन्होंने
अपने जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ज़बरदस्ती हिंदू धर्म बदलवाया गया, लोगों से हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, या जो मंदिर थे गिराकर उनकी जगह पर मस्जिद या मकबरे बना दिए गए थे। तो इससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक कटाक्ष के बीज रोपे गए, एक दूसरे से नफरत तो पैदा हुई। और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसने इसमें वो आग में घी डालने का काम किया। फिर जब अलग देश की मांग उठी तो ये सोचा गया भी पाकिस्तान को जब अलग बना दिया जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन इस समस्या का समाधान उस अलग राष्ट्र बनने के बाद भी नहीं हुआ। धार्मिक दंगे भड़कते रहे। मुरादाबाद में 1980 में सांप्रदायिक या धर्म के आधार पर हमने दंगे देखे। गुजरात में गोधरा कांड, हमने 2002 में हिंदू मुस्लिमों के बीच में संघर्ष हुआ। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पश्चात संघर्ष हमने देखा। मतलब इसमें संघर्ष चलता रहा। और इसके साथ साथ ईसाई और हिंदू के बीच में भी संघर्ष चलता रहता है। सिख और हिंदुओं के बीच में भी जो ये धार्मिक आधार पर संघर्ष हुए हैं, 1984 के दंगे हुए, तो ये सब धार्मिक आधार पर संघर्ष है। तो निर्जातीय संघर्ष में आप लिखिएगा, एक्सप्लेन करेंगे भाषाई संघर्ष, जातीय संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष और धार्मिक संघर्ष। अब इन संघर्षों का समाधान क्या हो सकता है? ये जो निर्जातिक समूह इन पे सबसे पहला आएगा जन जागरूकता। जन जागरूकता का मतलब होगा एक दूसरे पर विश्वास पैदा किया जाए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाला काम न करके एक जन जागृति पैदा की जाए। विभिन्नता में एकता वाले बात है वो लोगों को समझानी चाहिए। इससे शिक्षा या फिर मीडिया, ये प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। मतलब जन जागृति की जाए इसके आधार पर, ताकि जो ये संघर्ष है इनको कम किया जा सके, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर। सख्त कानून होने चाहिए यदि कि इस तरह से कोई एक समूह है जो दूसरे समूह को दबाने के लिए कोशिश करता है या फिर दंगे भड़काने की कोशिश करता है, तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून होने चाहिए। और उन बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव के जो दोषी है उनको तुरंत सख्त सज़ा देनी चाहिए। अफवाहों पर लगाम। आमतौर पर निर्जातिक संघर्ष होते हैं उनमें अफवाहें काम करती है। गलत सूचनाएं, गलत मैसेज सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। और उसके आधार पर क्या होता है, जो एक दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं। जैसे सीएए के मामले में जो दंगे भड़के दिल्ली के अंदर हमने देखा, वहाँ पर बहुत दिन तक वो धरने प्रदर्शन चले इसके मामले में। तो लोगों को उस चीज़ के बारे में वास्तव में पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक गलत अफवाह फैलाकर लोगों को भड़का दिया जाता है राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो इस तरह की अफवाहों पर रोक लगानी चाहिए। स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। आमतौर पर चाहे किसी भी तरह से संघर्ष हो, इनके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक हाथ रहता है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य करता है तो चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के योग्य घोषित कर देना चाहिए जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाता है। यदि कोई दल संलिप्त पाता है तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। राष्ट्रीयता का विकास। लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना भरनी चाहिए, जिससे वो आपसी संघर्ष को भुलाकर आपसी प्रेम भाव या मिलजुल कर देश के लिए काम करें, न कि अपने हितों के लिए काम करें। उनमें ऐसी भावना भरनी चाहिए जिससे वो अपने हितों से देश हित को अधिक महत्व दे। सामान्य संस्कृति के नियमों का निर्माण। ऐसे नियमों का निर्माण करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए समान हो, क्योंकि निर्जातिक समूह किसके आधार पर बनते हैं? अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने धार्मिक रीति रिवाजों नियमों के आधार पर। तो कुछ ऐसे सामाजिक नियमों या सामान्य संस्कृति का विकास करना चाहिए जो सभी धर्मों, भाषाओं, क्षेत्र के लोगों के लिए एक जैसी हो, ताकि उनके अंदर एकता पैदा हो। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।